अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक। फर्स्ट चैप्टर है फार्मा। स्टार्ट कर रहे हैं, लिपिन कोर्स से पढ़ाऊँगी, कैटजंग मिनी भी फॉलो करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे और बाद में बुक खोलोगे कैटजंग मिनी या लिपिन कोड, तो दोनों ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत से स्टूडेंट यही कंफ्यूज हैं कि हम लिपिन कोड पढ़ें या कैटजंग पढ़ें। तो भाई ये समझ लो कि लम्स का एग्जाम कैटजंग से ही आता है। मिनी कैटजंग की लाइन्स होती हैं, तो मिनी कैटजंग को ही फॉलो करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, अगर कॉन्सेप्ट चाहिए कुछ ज़्यादा एक्सटेंड लेवल पे, तो आप ना लिपिन कोड यूज़ करो। ठीक है। और वहाँ पे फ्लो चार्ट इतने ईजी अच्छे से लिखे होते हैं लिपिन कोड में कि बंदा इमेज बेस अगर देखता है तो मेमोरी बन जाती है। ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही अच्छे हैं। पर मिनी कैटजंग में ये है कि सिर्फ लाइन्स लिखी हुई हैं, नोट्स की तरह बने हुए हैं, तो अगर आप वो पढ़ोगे तो इनफ होगा, मुझे तो लगता है। ठीक है। नम्स के लिए मैं भी थर्ड ईयर में बहुत कंफ्यूज थी कि क्या पढूँ दोनों में से। पर सीनियर्स ने बताया और ज़्यादा मैंने पास पेपर्स देखे, सॉल्व किए, तो मुझे ये पता कि कैटजंग मिनी से सारी लाइन्स आती हैं। तो मेरी तो पर्सनल यही एडवाइस होगी, मिनी कैटजंग को फॉलो करो, मेरी वीडियोस देखो, दैन मिनी कैटजंग पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी अगर देखो ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या इंस्टाग्राम में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक सेंड की हुई है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैंने वहाँ पे आपको जवाब दूँगी। ठीक है। और जो अभी मैं पढ़ाऊँगी ना, उसके जो सारे नोट्स होंगे ना, वो मैंने इंस्टाग्राम अपने अकाउंट में सारे जो नोट्स हैं निमोनिक्स के साथ मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ लिंक जाके आप लोग देख सकते हो नोट्स वगैरह। ठीक है। अभी तो मैं इसे रफली यहाँ पे रफली समझाऊंगी, रफली ये सारी चीज़ें होंगी, नोट्स प्रॉपर नहीं होंगे। ठीक है। पर आप इंस्टाग्राम जाके और सारी नोट्स ईजिली नीट क्लीन देख सकते हो। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके। पहले तो हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या है। ठीक है। उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। मीन्स की व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी किस तरह से ड्रग को एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट और मेटाबोलाइज और एलिमिनेट करती है। ये जो सारा प्रोसेस है हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं सारे प्रोसेस को। ठीक है। और मेजर स्टेप्स होते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इसके निमोनिक्स हैं आदमी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ड्रग जब बॉडी में इंटर करती है मोस्टली थ्रू जीआईटी ट्रैक्ट या स्किन, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड से ड्रग टिश्यू और सेल तक जाती है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, जब ड्रग ब्रेक डाउन होती है मोस्टली लिवर से, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एलिमिनेशन, ड्रग और उसके वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल जाते हैं यूरिन या बाइल या पीसेस या स्वेट से, उसे हम कहते हैं एलिमिनेशन। ये जो चारों प्रोसेस हैं, ये जो चारों प्रोसेस है फार्माकोकाइनेटिक्स के हैं, और इस चारों प्रोसेस को मिला के हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी क्या करिए ड्रग के साथ, वो हम पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों? वाई फार्माकोकाइनेटिक्स मैटर्स। ठीक है। तो ये बात याद कर लो कि यही नॉलेज डॉक्टर को हेल्प करती है और डिसाइड करने में कि कोई दवाई कितनी देर तक देनी चाहिए, कौन से रूट से और किस डोज में। अगर हमें ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए तो हम इंजेक्शन रूट से देंगे। अगर हमें इफ़ेक्ट कम कम चाहिए, ठीक है, तो हम ओरल रूट यूज़ करेंगे। ठीक है। कोई दवाई ऐसी होती है जो स्टमक एसिड से ना वो न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, तो हम वो स्टमक एसिड से न्यूट्रलाइज ना हो, उसे अवॉइड करें, तो हम वो ना उसे कोटेड के ज़रिए हम देते हैं उस दवाई को। ठीक है। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ड्रग किस रूट से देनी चाहिए या डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, ड्रग की प्रॉपर्टी पर और क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है। ड्रग की प्रॉपर्टी जैसे लिपिड है या वाटर सॉल्युबिलिटी है। क्लिनिकल ऑब्जेक्ट जैसे फास्ट इफेक्ट चाहिए या स्लो रिलीज चाहिए। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, ड्रग की प्रॉपर्टी पे। ठीक है। और नंबर टू, क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। ये आगे हम देखेंगे ड्रग की प्रॉपर्टी, लिपिड और वाटर सोल्युबिलिटी, ड्रग की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है हमें ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, आगे मैं देखूंगी। पर ये बात याद कर लो, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड दो चीज़ों में होती है, ड्रग की प्रॉपर्टी पे और क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव में। जैसे लिपिड है या ड्रग या वाटर सोल्युबिलिटी है। क्लिनिकल ऑब्जेक्ट जैसे फास्ट इफेक्ट चाहिए या स्लो रिलीज चाहिए। इंजेक्शन रूट हम यूज़ करें या हम कोई आईवी यूज़ करें, तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है। मेन जो रूट होते हैं ना, वो टॉपिकल होते हैं, एंट्रल होते हैं और पार एंट्रल होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंट्रल में जो होती है ना, अच्छा ये बात लिख लो, मेन जो रूट होते हैं हमारे एंट्रल होते हैं, पार एंट्रल एंड देन टॉपिकल, ये बात याद कर लो। ठीक है। अच्छा, ओरल रूट जो है ना सबसे ज़्यादा कॉमन और सेफ और चीप मेथड है, दवाई मुंह से दी जाती है। ठीक है। एडवांटेजेस इसके हैं कि पेशेंट खुद से ले सकता है, ओवरडोज ट्रीट किया जा सकता है जैसे एक्टिवेटेड चारकोल से। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है, स्टमक एसिड कुछ ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है, ये जो है ना दो डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है।
एडवांटेज, एक तो पेशेंट खुद ले सकता है, ओवरडोज ट्रीट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज, स्टमक एसिड से वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, कुछ जो ऐसी ड्रग्स होती हैं वो आगे मैं बताऊंगी कौन सी होती हैं। एब्जॉर्प्शन जो है ना वो स्लो होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ ओरल प्रिपरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओरल प्रिपरेशन, ठीक है। नंबर 1 इंटेरिक कोटेड, नंबर 2 एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है। अब ये दोनों क्या है देखती हूँ, बताती हूँ। एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स जो होती हैं यानी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो स्टमक के एसिड से बचाती हैं और ड्रग डायरेक्टली इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं, लाइक ओमिप्राजोल जैसे होती हैं, ठीक है। ये हम किसके लिए देते हैं, स्टमक एसिड्स को रिलीज को कम करने के लिए हम देते हैं, गर्ड वाली केसेस में ओमिप्राजोल देते हैं, ठीक है, जैसे हम जलन कहते हैं जिसको। अच्छा, नंबर 2 जो है एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट जो होती हैं, स्पेशल कोटिंग होती हैं जो ड्रग को स्लोली रिलीज करती हैं, जैसे इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता रहे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ओरल मॉर्फिन होता है, अगर नॉर्मल टेबलेट हो तो 6 टाइम्स डेली देनी पड़ती है, अगर एक रिलीज टेबलेट से सिर्फ 2 डोजेस में काम हो जाता है, ठीक है। ये बात याद कर लो। अच्छा, ये समझ में आया या नहीं आया, फिर से रिपीट कर लेती हूँ कि ओरल जो मॉर्फिन होती है, अगर नॉर्मल टेबलेट है ना वो 6 टाइम डेली हमें देनी पड़ती है, ठीक है। और जो ना ई आर टेबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट होती है ना, वो हम 2 डोजेस में काम हो जाता है ना। ये टेबलेट या कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल कोटिंग के साथ बनती हैं। कोटिंग जो होती है ना ऊपर वाली जो होती है कैप्सूल वाली, वो धीरे धीरे से ना डिजोल्व होती हैं और जेल लेयर फॉर्म होती हैं जो ड्रग को स्लो रिलीज करती हैं। कभी कभी ना अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं उसके अंदर, तो लेयर जो है ना अलग अलग टाइम रिलीज होती हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात याद करो, स्टेबल जो है यहाँ क्रश नहीं करते, अगर आपने तोड़ दिया ना वो सारी ड्रग एक साथ रिलीज हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये बात याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से होते हैं एक्सटेंड रिलीज ड्रग्स के, मेटफॉर्मिन हो गया जो हम डायबिटीज़ के लिए देते हैं ड्रग के लिए, प्रोपेंडोल हो गया जो ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, एंजाइटी के लिए भी देते हैं, नेफिडिपिन जो बीपी के लिए भी होती है सेम, और वेनेला वैक्सीन, ये थोड़ी प्रोनाउन पता नहीं कैसे होगी, वो हम डिप्रेशन के लिए देते हैं। तो ये हम ना एक्सटेंड रिलीज ड्रग्स होती हैं जो कैप्सूल होती हैं, कैप्सूल की तरह होती हैं, ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देते हैं, बार बार वो लेनी नहीं पड़ती, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता अपना इफेक्ट पूरे दिन में दिखाती हैं। प्लाज्मा लेवल यहाँ पे ना स्टेबल रहता है इस वजह से, क्योंकि वो आहिस्ता रिलीज हो रही है, आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रही है, आहिस्ता एलिमिनेट हो रही है। साइड इफेक्ट्स कम होते हैं क्योंकि सडन स्पाइक नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, ठीक है। तो एक जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया मॉर्फिन, अगर एक दिन में हम 6 टेबलेट ले दे रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो अगर हमने एक्सटेंडेड जो रिलीज हम कोटिंग करके वो टेबलेट हम खाएंगे तो 2 डोज जो है ना हमारे एक दिन के लिए काफ़ी होते हैं, तो बार बार नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सब लिंगुअल या बक्कल रूट की, ठीक है। ज़ुबान के नीचे सब लिंगुअल या चीक्स के अंदर बक्कल या रखकर ड्रग ना डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ना अवॉइड होता है, ये मैं बताऊंगी बाद में, और जीआई ट्रैक की एसिडिटी से ड्रग बच जाती है। ये सारी एडवांटेजेस होती हैं किसकी, सब लिंगुअल या बक्कल रूट। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि क्यों बक्कल रूट सब लिंगुअल रूट से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा फास्ट क्यों होती है, ऐसा क्या है। आपको पता है म्यूकोजा की जो ना एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है जो रिलेटिवली थिन होती हैं, उसमें हाई वस्कुलराइज्ड होती हैं, ज़्यादा विजल्स होती हैं वहाँ पे, इसलिए ना ड्रग जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं और फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हो गया, हम अंजाना के लिए मोस्ट कॉमन ड्रग हम अभी तक बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसिन, अगर किसी को अटैक आ रहा है, किसी को अंजाना पेन हो रहा है, हमें जल्दी में ना नाइट्रोग्लाइसिन देनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसिन हमारे घर में होनी चाहिए, अगर हम अल्लाह ना करे फैमिली में किसी को भी अटैक अंजाना पेन हो रहा है तो हम जल्दी ही उसके मुंह ज़ुबान के नीचे वो ड्रग रख लेंगे नाइट्रोग्लाइसिन, ठीक है। फिर नंबर 2 एस्प्रिन, ये घर में होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कभी भी किसी को भी अंजाना हो सकता है, ये आपको पता है। अभी अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, मसले जो है ना बहुत कॉमन हो गए हैं क्योंकि फास्ट फूड हमारा खाने का स्टाइल, जो भी हमारे रूटीन वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सीरियस प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोई भी अटैक वगैरह या अनजाना हो रहा है तो ये 2 ड्रग्स जो ना इमीडिएटली दे दो पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे थे, हम क्या ये पढ़ रहे थे, हाँ सब लिंगुअल पढ़ रहे थे, बक्कल रूजिन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, वो फेंटानोल पेन के लिए हम जब देते हैं, मेडाजोलम जो सीजर्स के लिए देते हैं, और टेस्टोस्टेरोन बक्कल टेबलेट ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो सारी टेबलेट्स होती हैं जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी हैं वो हम बकल रूट से यूज़ करते हैं, और भी ड्रग्स होती होंगी, फिलहाल मुझे अभी यही आ रही हैं, ठीक है। ओके, बकल रूट जो है ना फास्ट एब्जॉर्प्शन देते हैं क्योंकि ये मिकोजा की थिन होती है और रिच ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, और लिवर की जो बाईपास होती है वो भी अवॉइड होता है इधर, ठीक है। हमने अभी पढ़ा क्या, एंट्रल रूट पढ़ा, ठीक है, एंट्रल रूट पढ़ा, ओरल रूट पढ़ा, जिसमें हमने एंटेरिक कोटेड पढ़ी,
एक्सटेंडेड रिलीज पढ़ा और सबलिंगुअल या बक्कल रूट पढ़ा, ठीक है हमने। तो ये चीज़ होगी एंटेरिक एक्सटेंडेड सबलिंगुअल। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, पारेंटल रूट, ठीक है। अच्छा, पारेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी ड्रग डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, कोई एब्जॉर्प्शन डिले नहीं होता। ये पारेंटल यूज़ हम कब करते हैं, सवाल ये उठता है, ठीक है। वाई, व्हेन इज इट यूज्ड, कब यूज़ करते हैं हम। अच्छा, जब ड्रग ना जीआई से एब्जॉर्ब नहीं होती हो, जैसे हेपेरिन जीआई से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। नंबर वन, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और ओरल रूट पॉसिबल नहीं हो, जब फास्ट इफेक्ट चाहिए इन इमरजेंसी सिचुएशन में, तब हम पारेंटल यूज़ करते हैं। कब, जब जीआई से एब्जॉर्ब नहीं हो, कोई ड्रग ऐसी होती है जैसे हेपेरिन हो गई, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, जब फास्ट इफेक्ट चाहिए, हम ये पारेंटल यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम ये देखेंगे अभी कि रैपिड, इसकी ना हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और यूजफुल इन अनकॉन्शियस और वोमिटिंग पेशेंट और इमरजेंसी पेशेंट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, ये तो हम खुद भी मतलब कर सकते हैं। अब कोई इंजेक्शन लगेगी तो क्या होगा, पेन होगा, हमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, डैमेज हो सकता है और एब्सिस हो सकता है, और हमें स्ट्रेन स्टाफ चाहिए खुद तो हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और जाहिर सी बात है, एक ब्लड में डायरेक्टली ड्रग जा रही है तो क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑनसेट एक्शन का ज़्यादा होगा, और अनकॉन्शियस और वोमिटिंग, आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हम करते हैं, ड्रिप वगैरह आईवी लगाते हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो हम खुद से भी लिख सकते हैं, हर किसी के लिए ना रटना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, टाइप्स जो है ना पारेंटल के रूट के कौन से हैं, कितने, इंट्रावेनस होता है पारेंटल में, आईएम होता है, ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आईवी ड्रग जो है ना सीधा वेन्स में दी जाती है आईवी में, 100% ये बायो अवेलेबिलिटी एडवांटेज है कि ये हो गया, इमीडिएट इफेक्ट होता है इसका, नंबर टू एडवांटेज। और नंबर थ्री, यूजफुल फॉर इमरजेंसी ड्रग लाइक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हो गया, तो हम इस इमरजेंसी सिचुएशन में हम ये दे सकते हैं, देखो आईवी इन्फ्यूजन। आईवी इन्फ्यूजन ड्रग स्लोली इन्फ्यूज की जाती है, हेल्प मेंटेन स्टेडी प्लाज्मा लेवल। आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है, नंबर टू देख लो, पहले हमने आईवी पढ़ा था, अब आईवी इन्फ्यूजन। आईवी मींस वीन्स के थ्रू, इन्फ्यूजन मींस स्लोली और कंटिन्यूसली डालना, ठीक है। और फिर जाते हैं तो ड्रिप वगैरह देखते हैं ना, तो यानी जब मेडिसिन को ना ड्रिप से धीरे धीरे ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ओवर टाइम, उसे हम आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो आईवी इन्फ्यूजन और आईवी बोलस में क्या फ़र्क है, ठीक है। आईवी बोलस जो है ना, एक ही वक्त में ज़्यादा डोज जो है ना हम इंजेक्ट करते हैं, फास्ट होता है, सेकंड और मिनट होता है, और ये ना इमरजेंसी लाइक हार्ट अटैक वगैरह हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आईवी बोलस को। अच्छा, आईवी इन्फ्यूजन जो है ना धीरे धीरे डालना होता है ड्रिप के जरिए, ठीक है, स्लो मिनट्स टू आवर्स, कंट्रोल्ड एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी, ये मैं बताऊँगी अभी। आईवी इन्फ्यूजन में एडवांटेज ये हो गया, कंट्रोल डोज होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, ठीक है, और अवॉइड पीक टॉक्सिसिटी से बचता है, ठीक है। ब्लड को लेवल सडन से हाई नहीं मिलता, साइड इफेक्ट कम होते हैं, और ना सेंसिटिव ड्रग के लिए ना सुटेबल होता है। लाइक जैसे हम देखें आईवी इन्फ्यूजन में, जैसे डोपामिन डोब्यूटामाइन हो गया, कार्डियक सपोर्ट को हार्ट फेलियर में हम जब दे देते हैं, इंसुलिन इन्फ्यूजन होगी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो गया, वेनकोमाइसिन सीवियर इन्फेक्शन में वेनकोमाइसिन देते हैं जब हम, तभी हम आईवी इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं। और कीमोथेरेपी ड्रग लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम आईवी इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड, एनएसी, राइंगर्स वगैरह, रिहाइड्रेशन, शॉक, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आईवी फ्लूइड दिया जाता है, तो वो भी आईवी इन्फ्यूजन के ही एग्जाम्पल है। आईवी इन्फ्यूजन ड्रिप सेट से अटैच होते हैं और जिसमें फ्लूइड प्लस ड्रग होती है और ग्रेविटी या मशीन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाती है, ठीक है। अगर हमने ये फास्ट दे दी, ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर सकता है और टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर हम स्लो दी को तो डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आता, ज़्यादा स्लो दी तो डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आता, नॉर्मली दे दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इन्फ्यूजन पंप या ड्रॉप काउंटर से फ्लो कंट्रोल कर काउंट कर सकते हैं, और नॉर्मल जो भी हमारी टॉक्सिसिटी से बच जाए उसी तरीके से हम फ्लो कर